हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे 10,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज का आज हमारा चौथा पार्ट है और आज के पार्ट में हम लोग 200 से 300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। आप लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज्यादा स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ एक घोड़े के नाल जैसी संरचना है जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर में जो है सबसे ज्यादा क्या है, एक्टिव जो है वोल्केनो है, यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होते हैं शांत ज्वालामुखी। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो हवाई द्वीप यानी कि अमेरिका का जो हवाई द्वीप है उसके अंदर एक मोना लोआ नाम से जो ज्वालामुखी है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। भारत के अंदर दो ज्वालामुखी है, एक का नाम है दोस्तों बेरन और एक का नाम है दोस्तों नारकोंडम। तो बेरन जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बात करें ये दोनों ज्वालामुखी की तो ये दोनों जो है अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बात करें दूसरे विश्व युद्ध की तो दूसरा युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था, यानी कि 1939 में प्रारंभ हुआ। इनकी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939। पहले विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो गुटों के बीच लड़ा गया था, एक था मित्र राष्ट्र दोस्तों और एक था दोस्तों धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में हमारे बड़े बड़े देश थे, यानी कि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा हो गया, अमेरिका, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे मित्र राष्ट्र में थे। ध्रुवी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जर्मनी ने किया था। तो ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। जर्मनी के साथ में ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक संधि हुई थी, उसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, वर्साय संधि हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी। इसके साथ आप लोग याद रख सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना को, इनको कायदे आजम के नाम से जानते हैं। शहीद आजम के नाम से हम लोग दोस्तों भगत सिंह को जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने जो है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं और ये अलीगढ़ में स्थित है। बदरुद्दीन तैयब जो है वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहां स्थापित किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में की थी और वो की थी बंबई में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने जो है वो आत्मीय सभा, सॉरी दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं और इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी नृत्य से संबंधित। ओडिसी नृत्य से संबंधित और भी बहुत सारे कलाकार है, जैसे कहीं पर भी दोस्तों हमें महापात्रा दिखे तो महापात्रा जो गोत्र है वो ओडिशा की है। जैसे केलुचरण केलुचरण महापात्रा जी, रतिकांत महापात्रा जी, ये सारे जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और केलुचरण महापात्रा जो है ये ओडिसी नृत्य के पहले ऐसे व्यक्ति, यानी कि ओडिशा के ही पहले ऐसे व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये क्या करते हैं? ओडिसी नृत्य करते हैं। उसके साथ ही आप लोग याद रखेंगे सोनल मानसिंह और साथ में आप याद रखेंगे माधवी मुदगल, इन दोनों के नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है और कथकली जो है वो केरला का नृत्य है, इसको भी याद रखें। नील नदी का स्रोत क्या है, यानी कि नील नदी कहां से निकलती है? पहली बात करें तो नील नदी जो है 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी कि 6,650 किलोमीटर के लगभग लंबी है। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से होकर बहती है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है मिस्र, और मिस्र को जो है वो नील नदी की देन ही कहा जाता है। नील नदी जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है और अपना जल जो है वो भूमध्य सागर में गिराती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध करवाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हीराकुंड परियोजना। क्योंकि राउरकेला जो हो कहाँ है, ओडिशा में, और ओडिशा में आपको पता है विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ पे है, ओडिशा में महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है। इसके साथ आप लोग याद करेंगे कि भारत के प्रमुख स्टील संयंत्रों के बारे में, तो पहली बार जो है 3 स्टील संयंत्र बने थे। इनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, 5 ईयर प्लान जो बोलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। एक तो राउरकेला था दोस्तों, एक भिलाई था, और एक दुर्गापुर था। भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, और राउरकेला जो है वो ओडिशा के अंदर है। इसके साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि किसकी मदद से बनाए गए थे। तो राउरकेला जो है ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था, भिलाई जो है ये रशिया की हेल्प से बनाया गया था, और पश्चिमी बंगाल का जो दुर्गापुर है इसको यूके की हेल्प से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया गया था। इसके साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 रचनाएं बड़ी प्रचलित है। कौन कौन सी? एक तो कादंबरी, और एक है दोस्तों हर्षचरित्र। हर्ष जो है एक वर्धन वंश का राजा था, और उसके साथ हर्षवर्धन के बारे में एक आप बात ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम आक्रमण से पहले सबसे शक्तिशाली राजाओं में से नाम आता था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को एक चालुक्य राजा ने हराया था। उस चालुक्य राजा का नाम था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन यानी कि उनके दरबारी था, उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम है एहोल अभिलेख। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हरवाया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था। उसका एक राजकवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पे राशियां जो है वो हमारी भौतिक राशियां नहीं है, फिजिक्स वाली राशियां नहीं है। ये राशियां कौन सी होती है? जो हमारे ग्रह नक्षत्रों वाली राशियां होती है वो 12 होती है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती है, उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। टोटल 12 राशियां होती हैं, और नक्षत्रों की बात करें तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। और इनका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी दोस्तों, यानी कि ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति के आधार पर जब भविष्य बताया जाता है उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। साथ ही जो आकाश या अंतरिक्ष का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इस शाखा को भी आप याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉमी। और ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। अरुण जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्योंकि अरुण के जो वायुमंडल में वो क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। मीथेन के कारण अरुण अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये पृथ्वी से जो है, ये सूर्य से सबसे अधिकतम दूर वरुण के जस्ट पहले स्थित है, यानी कि ये 7वें नंबर पर स्थित है। इसके साथ ही अरुण के बारे में एक और बात याद रखेंगे, अरुण का जो है कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और उसके साथ अरुण और शुक्र जो है एक ऐसे ग्रह है, अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है जो है बाकी सभी ग्रहों के उल्टे घूमते हैं, यानी कि बाकी सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये ग्रह जो है दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको ध्यान रखें, पूर्व से पश्चिम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया, उसका नाम क्या था? तो अकबर के समय जो है महाभारत का अनुवाद किया गया था, उसका नाम रखा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजबनामा। अकबर के बारे में हमने कई सारी बातें ध्यान रखी कि अकबर ने जो है पहला युद्ध लड़ा था वो पानीपत का। दूसरा युद्ध था 1556 में, जिसमें उसने जो है वेमू विक्रमादित्य को हरवाया था। उसके साथ अकबर के जो दरबारी थे उनमें 9 दरबारी मुख्य थे, उनको हम लोग 9 रत्न कहते हैं। उन 9 रत्नों के नाम आप लोग याद रख सकते हैं कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्न में से शामिल नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हो। तो उनमें आप एक याद रख सकते हो दोस्तों, अबुल फजल थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे दोस्तों, तानसेन थे, बीरबल थे, एक थे दोस्तों फैजी, उसके साथ है अब्दुल रहीम खान खाना थे, रहीम खान खाना। एक थे दोस्तों फकीर अजीउद्दीन थे। और उसके साथ आप लोगों को कुछ और नाम याद रखना है। एक तो दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। ये जो है अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? यानी कि बंगाल का बंटवारा जो है वो कौन से वायसराय ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1911 में बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया था। 1911 में बंगाल का विभाजन को रोकने के साथ साथ भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से
दिल्ली। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब की गई थी, 1911 में की गई थी। और कौन आया था भारत में? भारत में जॉर्ज पंचम आया था दोस्तों। और जॉर्ज पंचम के आगमन पर 1911 में ही पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान भारत में पहली बार गाया गया। तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में हुई थी और 1911 में ही बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया और 1905 में बंगाल का विभाजन शुरू किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन के बारे में एक और कथन था दोस्तों, थोड़ा सा आप सुने इसको। कांग्रेस अपने पतन की लड़खड़ा रही है और मैं इसकी शांतिपूर्ण निधन का एक हिस्सेदार बनना चाहता हूं, ये कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। तो ये कथन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय? दिल्ली शहर की स्थापना जो है वो तोमर वंश के राजाओं ने की है। तोमर वंश का जो पहला राजा था जिसका नाम था अनंगपाल, ऑप्शन नंबर डी से होगा अनंगपाल, इसी ने जो है पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था तेजपाल द्वितीय, इसको भी आप याद रखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में की गई, हमने देख लिया। और चौहान तोमर वंश के बाद जो है वो दिल्ली पर जो है वो चौहान वंश का शासन रहा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ऑप्शन नंबर ए शहनाई वादन में प्रसिद्धि पाई है। वीणा वादन में आप लोगों को दोस्तों नाम याद रखना, तो वीणा वादन में आप रखेंगे दोस्तों असद अली खान का याद रखें। असद अली खान जो है वो वीणा वादन से संबंधित है। बांसुरी वादन में हरिप्रसाद चौरसिया याद रखेंगे दोस्तों। और तबला वादन में जो है उस्ताद जाकिर हुसैन। ये प्रमुख ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने अपने इन क्षेत्रों में जो है प्रसिद्धि पाई है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों लखनऊ में स्थित है। और इसका स्थान जो है इसकी स्थापना जो है वो आसफुद्दौला जो नाम का जो नवाब था, आसफुद्दौला, उन्होंने करवाई थी। और लखनऊ को जो है वो नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और उसके साथ ही आप लोग ये भी याद रखेंगे दोस्तों, सिराज ए हिंद के नाम से भी किस शहर को जानते हैं? तो सिराज ए हिंद भी लखनऊ को ही जानते हैं। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ की एक हथकरघा शैली बहुत ही फेमस है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। उस हथकरघा शैली का नाम क्या है? तो चिकनकारी शैली है। तो उसको भी याद रख सकते हैं। भारत भारत के पूर्व छोरों और पश्चिम छोरों में समय अंतराल कितना है? यानी कि भारत के पूर्वी छोर से पश्चिम छोर के बीच में कितना समय अंतराल है? पहले तो आप ये देखें कि जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है यानी कि पूर्व से पश्चिम तक वो कितना है? तो ईस्टर्न है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से देखो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 तक है। तो यानी कि दोस्तों टोटल जो है इसमें कितना अंतर है? 29 डिग्री का अंतर है। तो ये भारत का एक तो देशांतर विस्तार याद रखेंगे 68 से लेकर 97 डिग्री तक। और जब भारत के दोनों सिरों के बीच में समय अंतराल की बात करें तो 2 आवर्स है, 2 घंटों का अंतराल है। इसलिए भारत की जो मानक समय रेखा इन दोनों के बीच में से गुजारी गई है वो 82.5 डिग्री। और ये भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और ये हमारे ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे। चाय की पैदावार मुख्यतः कहाँ होती है? चाय जो है कहाँ होती है? चाय जो है पहाड़ी ढलानों पर होती है, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी ढलानों पर होती है। चाय के उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा चाय जो चीन में होती है। और चाय की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। भारत में चाय की बात करें तो भारत में चाय सबसे ज्यादा आसाम में होती है। और भारत की सबसे फेमस चाय जो है यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चाय है वो दार्जिलिंग के अंदर होती है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर है दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में जो है सबसे उत्तम किस्म की चाय होती है। चाय और कॉफी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों कैफीन। तो इसको भी याद रखें, चाय में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है। और कॉफी का उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों पर होता है, क्योंकि कॉफी भारत में सबसे पहले बाबा बुदन लेके आए थे। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर। और विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी जो ब्राजील में होती है, इसको भी याद रख सकते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल और उरी, ये दोनों परियोजनाएं दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी से होगा झेलम। उसके साथ जम्मू और कश्मीर की कुछ और परियोजनाएं हैं, जैसे दुलहस्ती है, सलाल है, और है दोस्तों बगलिहार। तो दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार, ये तीनों परियोजनाएं जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। और किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल और उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। उसके साथ दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके अंदर 3 नदियों का पानी जो है वो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेंगे। वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो चिनाब है दोस्तों, वो झेलम है, और वो है दोस्तों एक सिंधु। तो चिनाब, झेलम और सिंधु, 3 नदियों का पानी जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान।
अगला क्वेश्चन है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो उस आकाश गंगा का नाम है दोस्तों दुग्ध मेखला, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं मिल्की वे आकाश गंगा। तो हमारी पृथ्वी जो है आकाश गंगा जो किस आकाश गंगा में है? तो हमारी दुग्ध मेखला में है। आकाश गंगा क्या होती है? तारों का समूह होती है। और तारे कितने होते हैं एक आकाश गंगा? 100 अरब से भी ज्यादा जो है एक आकाश गंगा के अंदर लगभग तारे होते हैं। और 100 अरबों में जो है एक हमारा सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। और हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर 50 अरब से भी ज्यादा जो है आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सीज है। और भारत हमारी जो मिल्की वे है, मिल्की वे आकाश गंगा के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी है? तो उसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, देवयानी। देवयानी आकाश गंगा जो है वो मिल्की वे के सबसे नजदीकतम आकाश गंगा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सबसे दूसरा अशोक किसको कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क को। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का राजा था। इसने जो है शक संवत की शुरुआत की थी 57 ईस्वी में। 57 ईस्वी में इसने जो है शक संवत की स्थापना की थी, जिसको 22 मार्च 1959 को जो है क्या किया, 1957 को जो है इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिल गई थी। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे कि कुषाण वंश जो है, जो कनिष्क है, इसके दरबार में कुछ दरबारी रहते थे जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। सुश्रुत है, सुश्रुत जिन्होंने जो है सुश्रुत संहिता लिखी है, वो जो है चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। और सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके साथ जो है नागार्जुन, अश्वघोष, ये भी जो है बड़े रचनाकार जो है ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन दूसरे ने करवाया। कांची का कैलाश मंदिर जो है ओडिशा के अंदर है, आप याद रखेंगे। उसके साथ ही नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है 2 निर्माण करवाए थे, जिनमें आप याद रखेंगे, एक तो है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, और दूसरा है दोस्तों भुवनेश्वर का लिंगेश्वर मंदिर। तो लिंगेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है। इन दोनों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और साथ ही आप लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर भी याद रख सकते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? वो ओडिशा के अंदर है, और इसका निर्माण जो है अनंत वर्मन ने करवाया था, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर हुआ करती थी, जहां से जुते हुए खेत यानी कि जुते हुए खेतों के जो है साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ये कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। बात करें प्रसिद्ध शहरों की, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतका गेडोर, ये सब जो है पाकिस्तान के अंदर स्थित है। बात करें धौलावीरा की, लोथल, रंगपुर, ये सब दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। और बनवाली, राखीगढ़ी, ये सब दोस्तों हरियाणा में स्थित है। और बात पूछ रहे रोपड़ की बात, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था, और प्रयास क्या किया, जीता भी था उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उनके ये दामाद थे। दामाद के साथ इनके जो है भतीजे भी थे। इन्होंने राजा बनने के बाद इनके पास इनका जो एक सिपाही था या इनका सेनापति था जिनका नाम था मलिक काफूर। तो याद रखें कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मलिक काफूर जो है वो किसका सेनापति था? वो अलाउद्दीन खिलजी का। इन्होंने कई सारे अंजाम दिए थे, यानी कि कई सारे युद्ध जीते थे। जैसे देवगिरी अभियान इन्होंने जीता था, वारंगल अभियान इन्होंने जीता था दोस्तों, होयसल अभियान जो है इन्होंने जीता था। ये सारे अभियान जो है वो मलिक काफूर ने जीते थे। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो रामानंद कहे जाते हैं, वो संत कबीर के गुरु थे। संत कबीर और सूरदास दोनों के गुरुजी रामानंद थे, और रामानंद के जो है गुरु थे रामानुजाचार्य जी दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ कबीर की बात करें तो इनका जन्म जो है वो जुलाहा परिवार में हुआ था। ये एकेश्वरवादी संत थे, यानी कि एक ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इनकी रचनाओं के बारे में याद रखें दोस्तों, कबीर की जो रचना है उनको बीजक और क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। बीजक और शब्द कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, यानी कि सन और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आता है, मून आता है, तो इसको कौन सा ग्रहण कहते हैं? इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आती है,
तो इसको हम लोग दोस्तों चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, इसको भी आप लोग याद रखें दोस्तों। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सूर्योदय किसको बोलते हैं? तो सूर्योदय दोस्तों जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसको सूर्योदय कहते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन को क्या कहते हैं? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवनों को दोस्तों इबादत खाना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अकबर की, तो अकबर ने कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे उन्होंने गुजरात विजय पर जो है गुजरात के राजा भीमदेव को हरवाया था, और भीमदेव को हराने के बाद उन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। उसके साथ ही आप लोग याद करेंगे कि न्याय की जंजीर भी अकबर ने बनवाई थी, और उसके साथ दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। इसको भी आप लोग अकबर के साथ में याद रख सकते हैं। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अकबर का जो नौरत्न था, जिसके एक का नाम था फैजी, उन फैजी ने जो है वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है दोस्तों, एक तो ये तुलु वंश के राजा थे, और ये विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़े, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली राजाओं में इनका नाम लिया जाता है। बात करें इनकी, तो इन्हें जो है बाबर के समकालीन थे। इसके साथ इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आमुक्त माल्याद। ये तेलुगु में लिखा था आमुक्त माल्याद। तो ये भी विजयनगर के साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने लिखा था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में की थी। 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, और 1565 में इस विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था एक युद्ध के साथ। उस युद्ध का नाम था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, और इसी युद्ध को हम लोग राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है वो राज कवि थे। इसके साथ कवि कालिदास के अलावा कालिदास की पहले रचनाएं देखी, तो रचनाएं जो कौन कौन सी थी? तो कालिदास की रचनाएं थी दोस्तों कुमार संभव, मेघनाद, और उसके साथ आप लोग अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी रचनाएं कालिदास की थी। कालिदास के साथ साथ दोस्तों हरिशेन, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। हरिशेन, धन्वंतरी, जिनको देवताओं के चिकित्सक कहा जाता है, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, ये सारे जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो हरिशेन, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास, ये सारे किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पांचांग जो है किस काल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक काल पर। मैंने आपको बताया कि 22 मार्च 1957 को जो है शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, और इसकी स्थापना जो है वो 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। इसकी स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। पहले दोस्तों मेरे थोड़ा सा मिस हो गया होगा, उसको मैंने विक्रम संवत बताना चाह रहा था कि 57 ईसा पूर्व में जो है वो विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे साथ में। कुछ कैलेंडर और भी याद रख सकते हैं, जैसे इलाही संवत। इलाही संवत की स्थापना किसने किया, किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही की धर्म की स्थापना भी अकबर ने की, और इलाही संवत की स्थापना भी जो है अकबर ने की थी। एक नानक साई कैलेंडर के बारे में पूछा जाता है कि नानक साई कैलेंडर किसने बनाया? तो ये एक बड़े कनाडा के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिनका नाम था पाल सिंह पुरेवाल। तो पाल सिंह पुरेवाल ने जो है नानक साई कैलेंडर की स्थापना की है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? तो उत्तर भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम शासिका बनी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू किया था, और कुतुब मीनार को निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसको भी याद रखेंगे। बात करें रजिया सुल्तान की, इन्होंने पर्दा प्रथा को जो है त्याग दिया था। इन्होंने बठिंडा के नवाब से शादी की थी, यानी कि बठिंडा के गवर्नर के साथ शादी की थी, और बठिंडा के गवर्नर का नाम था दोस्तों अल्तुनिया। और ये जो है 1236 में जो है दिल्ली सल्तनत पर यानी गद्दी पर बैठी थी, और 1240 में बराम शाह ने जो है इसको मरवा दिया था। इन्होंने यानी कि 4 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है, 25 किलोमीटर तक लंबा है, और ये महानदी पर ओडिशा में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी से होगा महानदी। इसके साथ आप लोग ये याद रखेंगे कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इनकी पहली बहुउद्देशीय भारत के अंदर परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर चलाई गई थी,
और दामोदर नदी पर टोटल 7 बांध बनाने थे, जिसमें 7 में से कितने बांध बनाए गए हैं? 5 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध बनाए गए हैं दोस्तों, और 4 बांधों के नाम आप लोग याद रखेंगे। तिलैया है एक, तिलैया, मैथन, पंचेत, और दोस्तों आप याद रखेंगे कोनार। ये सारे बांध किस नदी पर स्थित है? ये सारे बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि ग्रीन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वापस टकरा के वापस अपने वायुमंडल से बाहर चला जाता है, लेकिन वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैस होती है तो उससे टकरा के सूर्य का प्रकाश वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ये ट्रिक आप दोस्तों मैंने आपको बताई भी थी, पैसा, यानी कि इसमें आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन है, उससे छोटा सदर्न ओशियन दक्षिण महासागर है, और सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर में आप याद रखेंगे विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, वो भी जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर में ही यानी कि इसके चारों तरफ ही सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? ज्वालामुखी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेवाओं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा सेवाओं का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब दोस्तों तेल के उत्पादन में भी यानी कि जो क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल, उसके उत्पादन में भी सबसे प्रथम स्थान पर दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी आपको पता है तो वॉशिंगटन डीसी है, और अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक और IMF का दोनों का हेडक्वार्टर है, और उसके साथ ही जो है पेंटागन नाम की जो बिल्डिंग है वो भी जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, और उसके साथ व्हाइट हाउस जो है जहाँ राष्ट्रपति निवास है वो भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। अमेरिका जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले आजाद हुआ था। इसने सबसे पहले अपना जो है संविधान बनाया था, यानी कि 4 जुलाई को जो है अपना संविधान दिवस यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस या फिर अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, यानी कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है वो आजाद हो गया था। और अमेरिका में जो है अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया ये भी पूछा जाता है कि तो हमारे भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार है, टोटल 6 मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, पहला संविधान बनाने वाला देश बना है, और 4 जुलाई को आजाद हुआ था दोस्तों। हरे पत्ते वाली सब्जियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गई, तो पालक में आप लोग याद रखेंगे क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। और लोहा हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो लोहा हमारे शरीर के जो है ब्लड के अंदर पाया जाता है, हमारे खून के अंदर होता है, और हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ब्लड जो होता है, ब्लड को लाल, रक्त को जो है वो लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग होता है हमारे ब्लड का। उसके साथ ही आप लोग याद रखेंगे हमारे ब्लड के टोटल 2 भाग होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है यानी कि ठोस भाग होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, द्रव भाग होता है। द्रव भाग को हम लोग दोस्तों प्लाज्मा कहते हैं, और जो 55% होता है। और ठोस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, RBC होती है दोस्तों, WBC होती है, और प्लेटलेट्स होती है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, WBC का लगभग 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह का होता है, और प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता? तो विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पोलियो वायरस के कारण होता है। उसके साथ बात करें वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वायरस, यानी कि ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, इसलिए इनको इनके बीच की कड़ी कहा जाता है। और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA या जो RNA, ज्यादातर जो है विषाणुओं के अंदर, वायरस के अंदर RNA होता है। तो ये RNA एक प्रोटीन की खोल के अंदर पाया जाता है, इसी प्रोटीन की खोल के अंदर इनका RNA होता है, और इस प्रोटीन की खोल को हम लोग दोस्तों कैप्सिड कहते हैं। इसके साथ ही वायरस से होने वाले और भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, खसरा हो गया, कोविड हो गई, ये सारी बीमारियां जो है, रेबीज हो गया, ये सारी बीमारियां दोस्तों हमारी वायरस के कारण होती है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने की? हड़प्पा सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 1750 या 1700 ईसा पूर्व में जो है भारत के अंदर सबसे पुरानी और भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो पहला शहर था उसकी खोज यानी कि पहला शहर हड़प्पा था। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो पहले हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। इसके साथ आप लोग मोहनजोदड़ो भी याद रख सकते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों राखल दास बनर्जी ने। उसके साथ आप एक चनहुदड़ो भी याद रख सकते हैं। चनहुदड़ो गुजरात के अंदर है। इसकी MG या NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और लोथल जो गुजरात के अंदर है इसकी जो है वो R राव ने की थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। इसको भी याद रखेंगे। भारत का पहला नागरिक होता है। कार्यपालिका का हेड भी कौन होता है? कार्यपालिका का हेड भी कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति होता है। इसके साथ याद रखें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक UN का भाग है। इसके टोटल 15 सदस्य देश होते हैं जिसमें 5 जो है वो स्थायी सदस्य है और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। 2 साल के बाद अस्थायी सदस्य चेंज होते रहते हैं। स्थायी सदस्य जिनको हम लोग वीटो पावर वाले कहते हैं वो 5 देश है। कौन कौन से? तो अमेरिका है दोस्तों, रशिया है दोस्तों, ब्रिटेन है उसमें, चाइना है दोस्तों और दोस्तों फ्रांस है उसमें। ये 5 देश ऐसे देश हैं जो UNO की सुरक्षा परिषद का जो है वो स्थायी सदस्य है। अगले क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय के अंदर जो शिशु की जानकारी लेनी है उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है यानी कि सोनोग्राफी की जाती है। उसके साथ शिशु के बारे में आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जो गर्भाशय के अंदर जो शिशु होता है उसको जो भोजन की प्राप्ति जो होती है, न्यूट्रिशन जो मिलते हैं वो माँ से जो है उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। और गर्भकाल की बात करें तो हमारे मनुष्यों के अंदर गर्भकाल 9 माह का होता है। साथ ही कुछ और जानवरों का यानी कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्तनधारी जिसका गर्भकाल सबसे कम होता है? तो वो होता है चूहा, जिसका 21 से लेकर 23 दिन का जो है उसका गर्भकाल होता है। गाय की बात करें तो इसका 283 डेज के लगभग जो है इसका गर्भकाल होता है। और सबसे ज्यादा हाथी का होता है। तो हाथी का जो है गर्भकाल जो होता है वो 650 दिन का होता है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन यानी कि फ्यूल का काम कौन करता है? तो फ्यूल के रूप में जो है यूरेनियम और थोरियम को यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यूरेनियम। भारी जल और ग्रेफाइट का यूज जो है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और साथ में इसको जो है कैडमियम की छड़ों यानी कि कैडमियम की जो रोड्स होती है, कैडमियम रोड्स, उसका यूज किया जाता है। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। और ये अप्सरा जो है कहाँ पे है? ये ट्राम्बे मुंबई के अंदर है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसको 1957 में बनाया गया था दोस्तों। और आज के समय की बात करें तो भारत के अंदर टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसको जानते हैं? तो जिब्राल्टर स्टेट यानी कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जानते हैं। ये जिब्राल्टर स्टेट जो है वो स्पेन और मोरक्को को बीच में है। इस मोरक्को जो है वो अफ्रीका के अंदर है, स्पेन जो है यूरोप के अंदर है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर है। और जिब्राल्टर स्टेट है। और भूमध्य सागर का द्वार भी जिब्राल्टर स्टेट को कहा जाता है। इसके साथ जो है पर्ल ऑफ हरक्यूलिस भी किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। एशियन विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। ऑप्शन नंबर A से होगा मनीला के अंदर। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस जो है वो देश एक पुरस्कार भी देता है जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? फिलीपींस ने की थी। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति रहे हुए हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों विनोबा भावे थे। उसके साथ ये भी याद रख सकते हैं कि भारत के आज तक जो है टोटल 53 लोगों को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा
और राज्यसभा दोनों में अपने सदस्य मनोनीत करता है एंग्लो इंडियंस। लोकसभा के अंदर कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 2 लोगों को। और राज्यसभा के अंदर टोटल जो है 12 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन नहीं होते, वो किसी कला से यानी कि किसी कला से संबंधित होते हैं, तो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया। इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 2। राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, यानी कि उसमें जनता भाग नहीं लेती। उसके साथ ही आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसको अनुच्छेद 123 के तहत संविधान का जो है संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक भी कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेता है, और अपना जो इस्तीफा यानी कि जो रेजिग्नेशन देता है वो किसको देता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लेटराइट मिट्टी दोस्तों लाल रंग की दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती है? तो केरल में पाई जाती है। केरल में सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों आईसीआर के अनुसार। और 8 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं? तो जिसमें आप लोग याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, एक काली मिट्टी होती है दोस्तों, एक लाल लेटराइट, एक दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, और एक होती है दोस्तों क्षारीय मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली काली में जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ में भी आप याद रखेंगे 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ होती है इसको बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी कौन सी होती है? सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्रफल में भी और उपजाऊ दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, और ये जो है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जेबी कृपलानी। भारत की आजादी के समय जो है जेबी कृपलानी भारत के यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष थे। उसके साथ लाहौर अधिवेशन में भी आप याद रख सकते हैं। लाहौर अधिवेशन में 2 अधिवेशन हुए थे, एक तो हुआ था दोस्तों 1909 में और एक हुआ था 1929 में। 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें तो मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 1929 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हुआ था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन से लिया गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन से, और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके साथ 1907 का एक याद रखेंगे आप लोग, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जहां गरम दल और नरम दल के बीच में भड़क हो गई थी। गरम दल के 3 नेताओं के बारे में पूछा जाता है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो 1907 का जो हुआ था इसके अंदर किसको बनाया गया था? तो रास बिहारी घोष को जो है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का समूह कहा गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसके साथ आप लोग कुछ और याद रख सकते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद जो है इसके अंदर भारत को एक संघ और भारत के राज्यों यानी कि भारत के क्षेत्रों के बारे में, यानी कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है। और भारत का जो 5वां अनुच्छेद है, 5वें से लेके 11वें अनुच्छेद तक जो है भारत की नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद है, यानी कि ये नागरिकता तो बताता है कि भारत का नागरिक कौन है, कैसा है। उसके बाद में आप याद रख सकते हैं 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक भारत के मौलिक अधिकार है, यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और बात करें 36 से लेके 51 तक, तो 36 से लेके 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को समझाया गया है। ये क्या होते हैं दोस्तों, इनको हम लोग कभी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखेंगे कि 1 से 4 तक संघ के बारे में वर्णन है, 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, और 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार, और 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शीरा यानी कि यीस्ट। यीस्ट से जो शराब बनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा, किण्वन। यीस्ट मैंने आपको बताया भी था या नहीं बताया, तो आप याद रखें, यीस्ट जो है अवायवीय श्वसन करता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, वायवीय श्वसन और अवायवीय। यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन 2 प्रकार से होता है, एक तो हमारे शरीर में भी होता है यानी कि हमारी बॉडी में होता है, और एक यीस्ट में होता है। यीस्ट अवायवीय श्वसन करके क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है दोस्तों, और इसी इथेनॉल को हम लोग जो है शराब के रूप में यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे। और हमारे शरीर में जो अवायवीय श्वसन होता है हमारी मसल्स के अंदर होता है,
उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर दोस्तों लैक्टिक एसिड बनता है। और हम जो वायु श्वसन करते हैं, हमारे जो फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन करते हैं वो वायु श्वसन होता है, और वायु श्वसन के द्वारा हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। और ये वायु श्वसन कहाँ होता है, ये माइटोकोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वायु श्वसन के द्वारा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, अवायु श्वसन के द्वारा 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर कौन सा है? तो भारत की जनसंख्या में सबसे ज्यादा होने वाला जो कैंसर है ऑप्शन नंबर ए सी होगा, मुखों का कैंसर है। क्योंकि आपको पता है कितने सारे लोग जो है खैनी वगैरह बहुत ही नशे सिगरेट है, खैनी है, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो नशीले पदार्थों से मुंह का कैंसर होता है। कैंसर की टोटल जो 1 से लेकर 4 स्टेज होती है, और 4th स्टेज का जो कैंसर होता है वो सबसे खतरनाक या घातक माना जाता है। बात करें, और अगर किसी अंग की बात करें तो लंग्स का, इनके जो फेफड़ों का कैंसर है वो भी सबसे खतरनाक माना जाता है। और कैंसर जो शब्द है, ये कैंसर शब्द किसने दिया था? तो ये जो चिकित्सा है इनकी एलोपैथी, जो आधुनिक चिकित्सा है इसको हम लोग एलोपैथी कहते हैं। एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेटस है। इस हिप्पोक्रेटस ने जो है वो कैंसर शब्द को दिया था। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? जो कार की बैटरी होती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरा जाता है, उसके बाद इसके अंदर जो है लेड की प्लेटें लगाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि लेड एसिड बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। साथ में आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि इसके जो एनोड और कैथोड होता है ये दोनों ही लेड के बने होते हैं। एक लेड ऑक्साइड का बना होता है, एक लेड का बना होता है दोस्तों। ये कार बैटरी का एनोड और कैथोड होता है। और कार बैटरी, जो पुरानी कार की बैटरी जो आती है छोटी छोटी सी, वर्तमान जो इलेक्ट्रिक कार जो होती है इनकी बैटरी किससे बनाई जाती है? तो वो लिथियम आयन से बनाई जाती है। तो लिथियम आयनों से जो है वर्तमान कारों की बैटरी बनाई जाती है। अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नजदीक एक खास तरह की बदबू आती है, वो कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अमोनिया के कारण। NH3 अमोनिया जो होता है इसी के कारण जो हमारे मूत्रों में बदबू आती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। साथ ही जो मूत्र बनाने का काम यानी कि रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो हमारी किडनी करती है, यानी कि वृक्क करता है। तो किडनी जो हमारा शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग भी होता है। तो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होती है। शरीर में 2 किडनियां होती है, और ये किडनी जो है, किडनी हमारे रक्त से जो है मूत्र को अलग करती है। और किडनी में मूत्र बनने के बाद जो है ये कहाँ जाता है? ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में जाता है, फिर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र को बाहर निकालते हैं। किडनी की जो इकाई होती है कार्य करने की, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और किडनी के अध्ययन को हम लोग दोस्तों नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किडनी के अंदर जो है एक गुच्छे जैसी संरचना होती है, जहां पर जो है इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इस गुच्छे जैसी संरचना को दोस्तों ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 50 क्वेश्चन के साथ हमने ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा इस क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। सारी की सारी जो चीजें बताई है वो सारे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।